हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर नवलदे भारती। आज हम लोग कुकुरबिटेशियस वेजिटेबल क्रॉप में नेक्स्ट क्रॉप को डिस्कस करेंगे, बॉटल गॉर्ड। इससे पहले हम लोगों ने पम्पकिन और समर स्क्वैश के कल्टीवेशन को डिस्कस किया था। आज से हम लोग गार्ड्स ग्रुप की जो वेजिटेबल्स हैं कुकुरबिटेशियस ग्रुप में, जैसे बॉटल गार्ड है, बिटर गार्ड है, रिज गार्ड, स्पंज गार्ड, ईवी गार्ड, पॉइंटेड गार्ड, जितने भी गार्ड्स ग्रुप की जो वेजिटेबल्स हैं आज से उनको डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहली है उसमें बॉटल गार्ड। टेक्सोनॉमिकली इंट्रोडक्शन अगर बॉटल गार्ड का देखें तो इसकी जो फैमिली है वो है कुकुरबिटेसी फैमिली, और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है लेजिनेरिया सिसेरेरिया। क्रोमोसोम नंबर 22 है, डिप्लॉयड है ये। ओरिजिन है इसका साउथ अफ्रीका। अब चलिए थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। बॉटल गार्ड को कैलाबश गार्ड भी बोलते हैं या वाइट फ्लावर गार्ड भी बोलते हैं, और हिंदी में इसको घिया या लौकी के नाम से जाना जाता है। वो अलग अलग लोकल रीजन पर अलग अलग तरह के नाम से इसको जाना जाता है। वाइट फ्लावर गार्ड इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें सफ़ेद फूल आते हैं लौकी में। मोस्ट ऑफ दी जो कुकुरबिटेशियस वेजिटेबल क्रॉप्स हैं उनमें येलो कलर्स के फ्लावर आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन इसमें जो है वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं। फ्रूट का जो शेप होता है वो आपने देखा होगा, लौकी में अलग अलग शेप के फ्रूट आते हैं। लंबी भी होती है, राउंड भी होती है, मतलब लॉन्ग भी होती है, राउंड भी होती है, ओवल शेप की होती है, ऑब्लॉन्ग भी होती है ना। तो अलग अलग शेप में इसके आपको फ्रूट देखने को मिलेंगे। और इसका जो बॉटल गार्ड, जो इसको जो ये नाम मिला हुआ है बॉटल गार्ड को, जो बॉटल गार्ड कहते हैं वो इसीलिए क्योंकि इसके अलग अलग इसका जो फ्रूट है वो बॉटल शेप का आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो बॉटल शेप का जो फ्रूट होने की वजह से इसको जो है बॉटल गार्ड कहा जाता है। फ्रूट का कलर, मतलब जो ऊपर की पेरिकार्प है और अंदर का जो फ्लैश का जो कलर है वो भी ऊपर ग्रीन होता है, अंदर जो है वाइट या लाइट क्रीम कलर में या समटाइम्स थोड़ा येलोइश कलर में आपको देखने को मिलेगा। फ्लावर इसका वाइट होता है, इसीलिए इसको वाइट फ्लावर गार्ड भी कहा जाता है। इसका कल्टीवेशन जितनी भी ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं वहाँ पर इसका कल्टीवेशन होता है, जैसे इंडिया है, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, चाइना, ट्रॉपिकल अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड अदर वार्मर रीजन ऑफ द वर्ल्ड। मींस जितनी भी ट्रॉपिकल जो आप जो इक्वेटर से जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक की बीच में जितनी भी कंट्रीज़ आती हैं उन सभी कंट्रीज़ में सक्सेसफुली इसका कल्टीवेशन किया जाता है। बहुत ही ब्रॉड लेवल पर इसका कल्टीवेशन होता है लगभग हर कंट्री में। और इंडिया में अगर स्टेट्स की अगर बात की जाए तो वैसे तो इसका कल्टीवेशन हर स्टेट में होता है, लेकिन जिन स्टेट्स में ज़्यादा कल्टीवेशन होता है वो है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, बिहार और कर्नाटक। इन राज्यों में बॉटल गार्ड का कल्टीवेशन जो है वृहद स्तर पर होता है। बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट रिच नहीं होता बॉटल गार्ड, लेकिन वाटर का कंटेंट इसमें ज़्यादा होता है। और अगर न्यूट्रिएंट की बात की जाए तो विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और प्रोटीन की मात्रा इसमें जो है पाई जाती है। बॉटल गार्ड का जो फ्रूट है जब ये सूख जाता है, लौकी आपने देखा होगा कभी कभी जो पेड़ पर इसके प्लांट पर लगे जो फ्रूट सूख जाता है, मतलब मैच्योर होके ओवर मैच्योर और फिर फाइनली ड्राई हो जाता है, तो उसकी जो रिंड है, जो ऊपर का उसका जो कवर है वो इतना हार्ड होता है, वो कि इतना इम्परमिएबल होता है कि मतलब अगर उसमें आप पानी भी भर दें तो वो पानी उससे बाहर नहीं निकलेगा, है ना। बाहर मतलब उससे रिश्ता नहीं है, इतना वो इम्परमिएबल होता है उसकी रिंड। इसीलिए इसके ड्राई फ्रूट को वाटर बॉटल की तरह भी यूज़ किया जाता है। इवन किचन में बर्तनों की तरह भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभी कुछ डेकोरेटिव पीसेस बनाने के लिए भी इसके फ्रूट का इस्तेमाल किया जाता है। और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स भी बनाए जाते हैं, जैसे सितार है, तोम्बी है। ये सब भी पहले जो शुरुआत के दिनों में जब ये इंस्ट्रूमेंट्स बनते थे तो ये सब बॉटल गार्ड के फ्रूट से बनते थे। तो इसका जो ड्राई फ्रूट है वो भी जो है काफ़ी यूज़फुल है। ओरिजिन की अगर बात की जाए तो बॉटल गार्ड का जो सेंटर ऑफ ओरिजिन है वो है साउथ अफ्रीका, लेकिन इसका जो डोमेस्टिकेशन हुआ है वो ओल्ड वर्ल्ड में भी हुआ है, न्यू वर्ल्ड में भी हुआ है और एशिया में भी। ओल्ड वर्ल्ड और न्यू वर्ल्ड का मतलब ये होता है, यहाँ पर समझ लीजिए, बहुत सी किताबों में आपको ओल्ड वर्ल्ड और न्यू वर्ल्ड पढ़ने को मिलेगा, तो ये कन्फ्यूजन यहीं पे दूर कर लीजिए। ओल्ड वर्ल्ड जो है उन देशों को कहा जाता है जो यूरोप, अफ्रीका और एशिया के कॉन्टिनेंट से
मतलब उस कॉन्टिनेंट से बिलोंग करते हैं। मींस यूरोप, एशिया और अफ्रीका कॉन्टिनेंट से बिलोंग करने वाली जो भी कंट्रीज़ हैं इनको हम ओल्ड वर्ल्ड कहते हैं। या ये भी कह सकते हो कि यूरोप, एशिया और अफ्रीका कॉन्टिनेंट को हम लोग ओल्ड वर्ल्ड बोलते हैं और अमेरिका कॉन्टिनेंट को हम लोग न्यू वर्ल्ड बोलते हैं। उसका रीज़न इसलिए है क्योंकि जब शुरू के समय में जब बहुत ज़्यादा लोगों को नॉलेज नहीं थी हम जो है कि कितने कॉन्टिनेंट्स हैं इस पूरी अर्थ पर, तो शुरुआत में लोगों को लगता था कि जो है जो भी लोग जिस कॉन्टिनेंट पे थे, क्योंकि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक जाने के लिए कोई माध्यम तो था ही नहीं, क्योंकि जो समुद्री रास्तों से जाया जा सकता है किसी एक कॉन्टिनेंट से दूसरे, ये बहुत बात है ना। तो शुरुआत में एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक जाना आसान नहीं था, तो ऐसा लगता था कि सिर्फ यूरोप, एशिया और अफ्रीका ही कॉन्टिनेंट है पूरी अर्थ पर और कोई नहीं है, बाकी सब चारों तरफ पानी है। लेकिन जैसे ही अमेरिका की खोज होती है, अमेरिका की डिस्कवरी के बाद ये पता चला कि नहीं, एशिया, अफ्रीका और यूरोप के अलावा एक और कॉन्टिनेंट भी है, अमेरिका कॉन्टिनेंट भी है, जिसको बाद में न्यू वर्ल्ड कहा गया क्योंकि इसको बहुत बाद में खोजा गया है ना। तो ये सिर्फ डिस्कवरी के बेस पर है, बाकी और कोई बहुत वैसा क्लासिफिकेशन नहीं है। तो ओल्ड वर्ल्ड में जो है एशिया, अफ्रीका और यूरोपियन कंट्री आती हैं, और न्यू वर्ल्ड की जब भी बात आए तो समझ जाइए अमेरिका की बात कर रहे हैं। तो बॉटल गार्ड जो है इन सभी ओल्ड वर्ल्ड हो या न्यू वर्ल्ड या जितनी भी कंट्रीज़ हैं वार्मर रीजन की, वहाँ पर इसका कल्टीवेशन किया जाता है और ये इंडिपेंडेंटली इन जगहों पर इंट्रोड्यूस हुई है। वेराइटल इम्प्रूवमेंट की अगर बात की जाए बॉटल गार्ड में, तो इस पर जो साइंटिफिक रिसर्च स्टार्ट हुई है उसमें 1971 में IRI ने पहली बार 2 हाइब्रिड वैरायटी बॉटल गार्ड की प्रोड्यूस की थी। पहली बार लौकी की 2 हाइब्रिड वैरायटी IRI द्वारा प्रोड्यूस की गई थी। एक वैरायटी थी पूसा मेघदूत और दूसरी वैरायटी थी पूसा मंजरी। ये 1971 में ये दोनों वैरायटीज़ रिलीज़ की गई थी, हाइब्रिड वैरायटी। और पूसा मेघदूत के जो पेरेंट हैं वो है PSPL इंटू सेलेक्शन 2, है ना। PSPL को क्रॉस कराया गया था सेलेक्शन 2 से। PSPL जो वैरायटी है उसको कहते हैं पूसा समर प्रोलिफिक लॉन्ग। अगर नीचे आप देखिए तो लिखा हुआ है, तो कुछ पॉइंट्स में नीचे आइए, देखिए एक वैरायटी लिखी हुई है पूसा समर प्रोलिफिक लॉन्ग। इस वैरायटी को सिलेक्शन 2 से क्रॉस कराया गया था। ये एक लॉन्ग फ्रूटेड वैरायटी है, मतलब इसमें फ्रूट जो होता है वो लंबा फ्रूट आता है पूसा मेघदूत में। और दूसरी वैरायटी हाइब्रिड जो प्रोड्यूस की गई थी F1 हाइब्रिड, वो थी पूसा मंजरी। इसके पेरेंट थे पूसा समर प्रोलिफिक राउंड PSPR। इसको क्रॉस कराया गया था सिलेक्शन 11 से। तो एक राउंड वैरायटी और एक लॉन्ग वैरायटी, ये दोनों ही वैरायटी जो है हाइब्रिडाइजेशन से फर्स्ट टाइम जो है प्रोड्यूस की गई थी IRI द्वारा 1971 में। ये बात पर हम इसलिए ज़ोर दे रहे हैं क्योंकि ये दोनों सवाल पूछे जाते हैं कि बॉटल गार्ड की फ़र्स्ट हाइब्रिड वैरायटी कौन सी है, पूसा मेघदूत, पूसा मंजरी, इसमें से लॉन्ग कौन सी है, राउंड कौन सी है, इसके पेरेंट कौन से हैं और किस ईयर में। इन सभी चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। और वेराइटीज़ जो प्रोड्यूस हुई हैं वो सिलेक्शन के मेथड से हुई हैं, जैसे पूसा संदेश है, पंजाब कोमल, पंजाब लॉन्ग, पंजाब राउंड, पंजाब बरकत। ये जो पंजाब करके वेराइटीज़ हैं ये पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से रिलीज़ हुई हैं। उसके बाद पूसा नवीन, ये भी IRI की है। पूसा समर प्रोलिफिक रॉन्ग, पूसा समर प्रोलिफिक राउंड, ये भी IRI की है। अर्का बहार, ये IIHR बेंगलोर से रिलीज्ड है। कल्याणपुर रॉन्ग ग्रीन, ये CSAUT चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी से रिलीज़ वैरायटी है। और आज़ाद नूतन, ये भी वहीं की वैरायटी है, CSA की ही। सम्राट वैरायटी पंत नगर की है। और पूसा हाइब्रिड थी, ये भी IRI की है। और पंत शंकर लौकी 1 है ना, पंत मतलब पंत हाइब्रिड लौकी 1, ये जो है पंत नगर की वैरायटी है। तो ये अब तक की जो है वैरायटीज़ है जो तमाम सारे पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूट्स द्वारा रिलीज्ड हैं और पॉपुलर है इसका कल्टीवेशन। अब चलिए बात करते हैं कि जो है बॉटल गार्ड का कल्टीवेशन के लिए कैसी क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए। तो जैसे हम लोगों ने अभी तक जितनी भी हम लोग कुकुरबिटेशियस वेजिटेबल क्रॉप पढ़ रहे थे, बिल्कुल वैसे ही इसकी भी क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट है। ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन में इसका कल्टीवेशन किया जाता है ना।
टेम्परेट रीजन जहाँ पर थोड़ा ठंड पड़ती है वहाँ पर भी इसका कल्टीवेशन किया जा सकता है, लेकिन ऐसी जगह पर नहीं जहाँ पर पाला पड़ता हो, फ्रॉस्ट। जो इसका प्लांट जो होता है वो फ्रॉस्ट के लिए सेंसिटिव होता है, इसलिए ठंड, थोड़ा लो टेम्परेचर तो ये टॉलरेट कर सकती है, लेकिन फ्रॉस्टी सिचुएशन या फ्रॉस्टी क्लाइमेट को ये टॉलरेट नहीं कर सकती। लेकिन नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इसको लॉन्ग सनी वार्म डेज चाहिए, मतलब लंबे दिन होने चाहिए, फुल सनलाइट होनी चाहिए और गर्म टेम्परेचर थोड़ा सा वार्म होना चाहिए, तो इसमें इसकी ग्रोथ, डेवलपमेंट और ईल्ड जो है वो बेहतर होती है। शेडी लोकेशन नहीं होना चाहिए और पाला वाली क्लाइमेट नहीं होना चाहिए। सीड जर्मिनेशन के लिए इसके सॉइल का जो टेम्परेचर हो, मतलब सॉइल में जो तापमान हो मिट्टी का वो 18 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो इसका बीज बड़ी आसानी से जर्मिनेट कर जाता है। और प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के दौरान जो टेम्परेचर चाहिए वो 24 to 27 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, इस रेंज का टेम्परेचर। हाई रेनफॉल इसके लिए सूटेबल नहीं है, बदली वाला मौसम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हाई रेनफॉल और अगर जो है क्लाउडी क्लाइमेट होगा तो होता क्या है, पाउडरी मिल्ड्यू के अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हाई रेनफॉल और क्लाउडीनेस जो है वातावरण में नहीं होना चाहिए। सॉइल कंडीशन की बात की जाए तो वेल ड्रेन्ड सैंडी लोम सॉइल इसके लिए सूटेबल है, जैसे दूसरी कुकुरबिटेशियस वेजिटेबल है बिल्कुल वैसे ही। सॉइल का पीएच 6.0 to 7.0 प्रेफर किया जाता है। और जो सॉइल है वो बहुत जल्दी ड्राई नहीं हो जानी चाहिए, ना ही ड्राई होके हार्ड नहीं होनी चाहिए, मतलब कि मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए, बहुत जल्दी जल्दी ड्राई नहीं होनी चाहिए, और ना ही बहुत ज़्यादा वाटर लॉक कंडीशन होनी चाहिए। इसको जो है रिवर बेड, मतलब नदियों के किनारे जो बैंक्स है, रिवर बैंक्स हैं, वहाँ पर भी इसका कल्टीवेशन किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ की भी मिट्टी जो है सैंडी लोम टाइप की होती है। इसकी बुआई का टाइम क्या है, बीज द्वारा लौकी का प्रोपोगेशन किया जाता है, तो इसकी बुआई का जो टाइम है वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग है। जैसे नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में हम लोग इसकी समर क्रॉप भी लेते हैं, जैसे फरवरी मार्च में जो बीज डालते हैं तो समर्स में लौकी का प्रोडक्शन लेते हैं, और फिर उधर ठंडियों में उसके फ्रूट प्रोडक्शन के लिए हम रेनी सीजन की क्रॉप लेते हैं, जून जुलाई में बुआई करते हैं, तो उधर नवंबर दिसंबर तक इसमें फ्रूटिंग होती है। और अगर ट्रॉपिकल रीजन में बात की जाए साउथ या सेंट्रल इंडिया में, तो वहाँ पर माइल्ड क्लाइमेट रहता है, इसलिए थ्रू आउट द ईयर इसका जो है कल्टीवेशन वहाँ पर, मतलब थ्रू आउट द ईयर इसकी सोइंग कर सकते हैं। और पहाड़ी इलाके पे, मतलब लोअर या मिड हिल्स में, लोअर या मतलब जैसे उत्तराखंड या हिमाचल वगैरह वाले रीजन में, तो वहाँ पर तो विंटर्स बहुत ज़्यादा सीवियर होती हैं, पाला भी पड़ता है, तो वहाँ पर जो सोइंग टाइम है विंटर्स के बाद शुरू होता है, यानी मार्च अप्रैल से लेके जून में इसकी सोइंग करते हैं। अगर रिवर बेड में है, मतलब नदियों के किनारे जो उसके बैंक्स हैं, वहाँ पर अगर इसकी कल्टीवेशन या खेती करनी है तो नवंबर दिसंबर, जैसे कि नॉर्मल मस्क मिलन या वाटर मिलन का जो सोइंग टाइम था वही टाइम इसका भी होगा। सीड रेट की अगर बात की जाए तो इसको जो सीड रेट चाहिए वो 4 to 5 kg सफिशेंट होता है 1 हेक्टेयर में प्लांट करने के लिए। 4 से 5 किलो बीज 1 हेक्टेयर में प्लांटेशन के लिए सफिशेंट है। सोइंग मेथड की बात की जाएगी, किस तरह इसकी बुआई की जाती है, तो देखिए इसको फ्लैट बेड या रेज्ड बेड दोनों में बोया जाता है, और जो बेड का साइज़ होता है वो थोड़ा लंबा होना चाहिए, मतलब चौड़ा ज़्यादा होना चाहिए, मतलब लंबाई चौड़ाई उसकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये इसका जो पौधा होता है ये जो है प्रोस्ट्रेट ग्रोथ करता है ना, मतलब कि ये क्लाइंबर नेचर का है, तो ऑब्वियस सी बात है ये स्प्रेड करता है ज़मीन पे, हॉरिजेंटल ग्रो करता है, और पौधा बहुत विगरस होता है ना। इसकी जो शूट ग्रोथ होती है बहुत, कम से कम 250 से 300 जो है क्या कहते हैं, हाँ सेंटीमीटर का जो है इसकी मीटर्स में इसकी जो है वो बेड की चौड़ाई होनी चाहिए। उसके बाद जो है इसको जो है ग्राउंड पे भी स्प्रेड करा सकते हैं, लेकिन जब हम कमर्शियल व्यवसायिक स्तर पे इसकी खेती करते हैं तो हम इसको ग्राउंड पर स्प्रेड नहीं कराते हैं, हम इसको ट्रेन कराते हैं, इसको वर्टिकली ग्रो कराते हैं, और इसको जो है बोअर सिस्टम पर या पंडाल सिस्टम जिसको बोलते हैं उस पर हम इसको क्लाइंब करा के चढ़ा के इसकी खेती करते हैं। इसको आगे देखेंगे कैसे इसके पौधे को कैसे ट्रेन किया जाता है।
तो इसकी बुआई से पहले यानी तो इसको रेस्ड बेड या फ्लैट बेड दोनों में इसकी बुआई की जा सकती है। बुआई से पहले बीज को भिगो देना चाहिए ताकि इसका जर्मिनेशन परसेंटेज बढ़ जाए। तो 24 घंटे प्री सोक कर देना चाहिए। जब बीज थोड़े थोड़े जर्मिनेट करने लग जाए तो उन्हीं बीज को जो है वो बोना चाहिए। और बुआई के समय मिट्टी में मॉइस्चर जो है सफिशेंट क्वांटिटी में होना चाहिए ताकि सीड की स्प्राउट करने में मतलब करने से पहले मिट्टी सूखे नहीं। और जितनी भी हिल्स मतलब जितनी भी जगह पर बीज आप डाल रहे हैं वहाँ पर 2 या 3 बीज आप डालेंगे। उसके बाद जो है जब पौधा जब प्लांट मतलब स्प्राउट कर जाएंगे बीज, तो एक पौधे को छोड़ करके बाकी बीज मतलब एक सीडलिंग को छोड़ करके बाकी सीडलिंग्स को वो रिमूव कर देंगे। वैरायटी टू वैरायटी डिपेंड करता है कि कितने चौड़े बेड होंगे। तो 3 से 4 मीटर चौड़े जो है बेड होने चाहिए, चाहे फ्लैट बेड हो चाहे वो रेज्ड बेड हो। और पौध से पौध की दूरी जो होनी चाहिए वो 60 to 100 सेंटीमीटर की जो है स्पेसिंग होनी चाहिए एक प्लांट से 2 प्लांट के बीच में। मैन्योर फर्टिलाइज़र की अगर बात की जाए तो जो है एक तो FYM फील्ड प्रिपरेशन के दौरान ही डाल देना है 15 से 20 टन FYM। और ये फिक्स नहीं है 15 से 20 टन, डिपेंड करता है कहाँ कहाँ कल्टीवेशन या किस तरह की सॉइल है, उसमें कितना ऑर्गेनिक मैटर है। अगर सॉइल में सफिशेंट ऑर्गेनिक मैटर है तो 15 to 20 टन सफिशेंट है। लेकिन और क्लेई टेक्सचर की सॉइल है तो हमें ज़्यादा FYM अप्लाई करना है। तो इस तरह से ताकि मतलब FYM आप इस तरह से एडजस्ट करिए कि आपकी सॉइल का टेक्सचर इम्प्रूव हो, सॉइल में वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम ना हो, प्रॉपर एरेशन जो है और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी बनी रहे। तो ऑप्टिमम यील्ड के लिए जो फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट है जैसे NPK, तो वो 60-40-40 के रेशियो में आप डालेंगे। 60-40-40 kg पर हेक्टेयर के रेशियो में इसकी रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें से फॉस्फोरस और पोटाश को FYM के साथ ही फील्ड प्रिपरेशन के दौरान ही डाल देना है। लेकिन नाइट्रोजन को जो है 2 स्प्लिट डोजेस में मतलब 2 बार में करके 3 बार में, एक तो मतलब फील्ड प्रिपरेशन के समय और बाकी की 2 डोजेस 20 दिन के बाद और फिर 40 दिन के बाद बुआई के अप्लाई करना है। इरिगेशन किस तरह से करते हैं? तो इरिगेशन इसका इमीडिएटली आफ्टर सोइंग अगर आप करते हैं तो प्रॉपर जर्मिनेशन होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है तुरंत इरिगेट करना भी सही नहीं होता है। आप नम मिट्टी हो, सफिशेंट जो है उसकी वाटर होल्डिंग हो मिट्टी में और प्री स्प्राउटेड बीज हो, तो आप इरिगेशन तभी करेंगे जब जो है 2 से 3 मतलब कॉटिलेडन लीफ जो है वो ऊपर आ जाए, है ना। और अगर सॉइल में मॉइस्चर नहीं है तो बुआई के तुरंत बाद आपको इरिगेशन करना होगा। उसके बाद सब्सिक्वेंटली 3-4 दिन के इंटरवल पर समर्स में इरिगेशन करना पड़ता है। और रेनी सीजन में है तो जो है रेनी सीजन अगर अच्छी खासी बारिश हो रही है तो इरिगेशन की ज़रूरत नहीं है। इरिगेशन तभी करेंगे जब बहुत ज़्यादा सॉइल जो है बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई हो। वीडिंग की अगर बात की जाए तो वीडिंग में अर्ली स्टेजेस में मतलब जब पौधा छोटा होता है तो पौधों के बीच में जो स्पेसेस वैकेंट होती है उसी में वीड प्रोडक्शन होता है, मतलब उसी में जो है वीड उगने लगता है। तो उस समय ही मैनुअली या मैकेनिकली कैसे भी आप जो है वीड को रिमूव कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही एक बार प्लांट स्प्रेड कर जाता है तो फिर वीड की प्रॉब्लम जो है नहीं रह जाती है, वो एलिमिनेट हो जाती है। तो क्या मैनुअली वीडिंग ज़्यादा बेहतर है। लेकिन एरिया अगर बड़ा है और मैनुअली पॉसिबल नहीं है तो केमिकल मेथड से भी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे बुआई से पहले फ्लोक्लोरारिन का या बेसैलिन का जो है स्प्रे कर दें 2 से 3 लीटर पर हेक्टेयर, या ब्यूटाक्लोर का स्प्रे कर दिया जाए 2.5 लीटर पर हेक्टेयर की रेट से। तो ये सब जो है बॉटल गार्ड में वीड मतलब फील्ड में जो है वीड को कंट्रोल करते हैं। अब बात आती है ट्रेनिंग की, मतलब इसका जो बुआई के बाद जो इसका पौधा है, इसके पौधे से ऑप्टिमम यील्ड हमें मिले, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड हमको मिले, इसलिए हम इस पौधे को कैसे ट्रेन कराएं। देखिए अगर ज़मीन में पौधा ग्रो करता है मतलब ग्राउंड टू द सरफेस पैरेलल टू द सरफेस जो है प्लांट ट्रेन करता है तो फ्रूट्स ज़्यादातर सॉइल के टच में रहते हैं और जो है बहुत सारे फ्रूट्स जो है वो रॉटिंग भी होने लगती है और उसकी क्वालिटी जो है डिग्रेड कर जाती है। तो फ्रूट की क्वालिटी भी बनी रहे और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट प्रोडक्शन हो, तो इसलिए ये देखा गया कि अगर जो बॉटल गार्ड का जो वाइन है, इसका जो प्लांट है, उसको अगर
सही से ट्रेन किया जाए तो ज़्यादा ब्रांचेस होंगी, पौधा विग्रस होगा और मोर नंबर ऑफ फ्रूट का प्रोडक्शन होगा। तो ट्रेडिशनली आपने देखा होगा कि इसकी जो वाइन्स होती हैं इसको लोग घरों की छत पे चढ़ा देते हैं या छप्पर वगैरह पर या दीवार पर चढ़ा देते हैं, है ना, या किसी पेड़ पर चढ़ा देते हैं तो प्रोडक्शन लेते हैं। लेकिन ये तो मतलब इंडिविजुअल सिर्फ घरेलू उसके लिए तो ठीक है, लेकिन जब आप व्यावसायिक स्तर पर करते हैं तो आप इस तरह से नहीं करते हैं। हम प्रॉपर पंडाल सिस्टम के थ्रू करते हैं। पंडाल सिस्टम मतलब कि बोअर बनाते हैं, एक छावनी जैसा जो है एक फ्रेमवर्क तैयार करते हैं जिसके ऊपर बॉटल गार्ड के प्लांट को हम ट्रेन करते हैं, उसके ऊपर चढ़ाते हैं। इससे होता क्या है कि जितने भी इस प्लांट से जितनी भी पत्तियां हैं या ब्रांचेस हैं उनको सफिशिएंट सनलाइट मिलती है, प्रॉपर एरेशन रहता है हर ब्रांच और पत्तियों के बीच में, और जिससे फोटोसिंथेसिस इफ़िशियंसी पौधे की जो है वो बढ़ जाती है। और जब फोटोसिंथेसिस इफ़िशियंसी बढ़ती है तो फ्रूट की ईल्ड और क्वालिटी बेहतर हो जाती है। और अगर जैसे बहुत घना होता है या ज़मीन में जब जो है लौकी ग्रो करती है तो आप देखते होंगे कि कुछ ब्रांचेस में फ्रूट आते हैं तो कुछ ब्रांचेस में फ्रूट नहीं आते, जहाँ छाया पड़ती है या जहाँ ब्रांचेस बहुत घनी घनी एक के ऊपर एक चढ़ जाती हैं तो फिर फ्रूटिंग नहीं होती है, कम फ्रूटिंग होती है ना। जो हम लोग जनरली छतों पे या घरों पे चढ़ा देते हैं वो हमारे घर की रिक्वायरमेंट के अनुसार तो सफिशेंट है, लेकिन जब व्यावसायिक स्तर पे आप करेंगे तो वो जो है जो क्वांटिटी है वो बहुत कम मानी जाती है, मीन्स नंबर ऑफ फ्रूट जो है वो सफिशिएंट नहीं होते। तो फ्रूट की संख्या बढ़ाने के लिए बेहतर है कि बॉटल गार्ड को बोअर सिस्टम पर ट्रेन किया जाए। तो ट्रेनिंग के लिए करते क्या है, पहले आप बुआई से पहले ही आप जो है या बुआई के जस्ट बाद आप जो है पूरा फ्रेमवर्क बना लें, है ना, चाहे वुडन फ्रेमवर्क पूरा बना लें जिसके ऊपर आपको उसको ट्रेन कराना है। और मतलब जो है हाइट जो रखते हैं वो 3.5 या 4 मीटर की हाइट हम रखते हैं जिसके ऊपर की प्लांट को या वाइन को ट्रेन कराना है ना। तो उसमें होता क्या है कि जिस डिस्टेंस पर आपने जैसे 3-3 या 4-4 मीटर की डिस्टेंस पे आपने बीज बोए हैं, तो जैसे ही बीज जर्मिनेट करते हैं और पौधे को शुरू में थोड़ी स्टेकिंग कर दीजिए, मतलब थोड़ी उसको मदद से बोअर तक पहुंचाने के लिए उसको थोड़ा सा टाई अप करते करते पहुंचाते हैं। और जैसे ही बोअर तक मतलब जो छत नुमा जो आपने पंडाल बना रखा है, जैसे ही वहाँ तक एपिकल पार्ट वाइन का पहुँचता है तो उसको वहाँ से आप पिंच कर दीजिए, मतलब वाइन को थोड़ा सा एपिकल पार्ट को तोड़ दीजिए, पिंचिंग कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि बॉटल गार्ड में साइड ब्रांचिंग होने लगेगी। क्योंकि साइड ब्रांचिंग में ऐसा देखा गया है कि बॉटल गार्ड में जो साइड ब्रांचेस होती हैं उनमें फ्लावर और फ्रूट का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। तो जैसे ही 3 मीटर या 3.5 मीटर की हाइट तक जो है मेन ब्रांच हो जाए, वैसे ही मेन ब्रांच के एपिकल पोर्शन को पिंच कर दीजिए, जिससे 2 या 4 ब्रांचेस जो भी प्रोड्यूस होंगी उसको फिर फाइनली आप बोअर पर ट्रेन करा दीजिए, है ना। तो इस तरह से एक पूरा छत नुमा स्ट्रक्चर जो है वो तैयार हो जाता है और हर प्लांट में आपको ऐसे ही करना है। और सारे प्लांट्स की जो वाइन्स हैं, जो उनकी ब्रांचेस हैं, उनको बोअर पर ट्रेन करा देना है। उसके बाद टाइम आता है हार्वेस्टिंग का, मतलब फ्रूटिंग होती है। तो फ्रूटिंग जैसे ही फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती है तो फ्रूट किस समय रेडी टू हार्वेस्ट होता है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ओवर मैच्योर फ्रूट की मार्केट डिमांड नहीं होती है, मार्केट एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होती है। आप लोग खुद भी देखते होंगे जो मोटी लौकी बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाती है या जिसका जो रिंड होता है, मतलब उसका ऊपर का जो पेरिकार्प होता है वो बहुत हार्ड हो जाता है, तो कोई उसको नहीं खरीदता, या अंदर का बीज बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है तो वो कोई नहीं खरीदता, क्योंकि ये ओवर मैच्योर हो जाता है। तो ओवर मैच्योर नहीं होने देना है, इसलिए बॉटल गार्ड्स को फ्लावरिंग के बाद ऐसा देखा गया कि फूल आने के बाद 12 से 15 दिन में जितना भी फ्रूट का साइज़ होता है वो साइज सफिशिएंट होता है जो है सेलिंग के लिए, मतलब मार्केटिंग एक्सेप्टेबिलिटी 12 से 15 दिन के फ्रूट की जो होती है वही होती है। तो फ्लावरिंग के बाद मतलब फ्लावरिंग क्या है, मतलब फ्रूट सेट होने के 12 से 15 दिन बाद हम हार्वेस्टिंग करेंगे। तो ये तो टाइम कैलकुलेट करके हो गया। और अगर बुआई से कैलकुलेट करना है, बुआई के दिन से तो 60 से 70 दिन में प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। अगर फिजिकल मेथड से मैच्योरिटी जज करना चाहें कि किस तरह से हम चेक करें कि फ्रूट मैच्योर है कि नहीं, तो आप ध्यान दीजिए कि फ्रूट टेंडर हो, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, टेंडर फ्रूट होना चाहिए। और टेंडर फ्रूट की पहचान है कि ब्राइट ग्रीन कलर की जो होगी वो लौकी होगी, क्योंकि आप देखिए जब लौकी बहुत मैच्योर होने लगती है
तो उसका ब्राइट ग्रीन कलर भी वाइट में कन्वर्ट होने लगता है ना। तो जो है ब्राइट, एकदम डार्क भी नहीं, एकदम ब्राइट ग्रीन कलर का जब उसका कलर हो तभी आप हार्वेस्ट कर लीजिए। और एक पहचान और भी है कि आप जो इनिशियल स्टेज में आप देखेंगे फ्रूट के ऊपर छोटे छोटे से हेयर्स होंगे, है ना, हेयरी स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देंगे, तो वो भी पहचान होती है कि फ्रूट जो है हार्वेस्टिंग के लिए रेडी है। साथ ही साथ आप अपने थंब नेल से या नाखून से थोड़ा सा नॉच भी करके देख सकते हैं, मतलब उसकी स्किन को थोड़ा सा उखाड़ के भी देख सकते हैं आसानी से। अगर आपके नाखून उसमें धंस जाता है या उसकी जो पेरिकार्प है वो उखड़ जाता है नॉचिंग से, तो समझ जाइए कि जो है फ्रूट जो है काफ़ी टेंडर है, सॉफ्ट है और ये हार्वेस्टिंग के लिए रेडी है। और हर 2-3 दिन के इंटरवल पर इसकी हार्वेस्टिंग फ्रूट की जाती है। हार्वेस्टिंग का जो टाइम होगा वो मॉर्निंग और या फिर इवनिंग हो या फिर मॉर्निंग हो, क्योंकि मॉर्निंग में फ्रूट में वाटर, कोई भी प्लांट हो, हम लोग पढ़ रहे हैं लगातार, जो भी वेजिटेबल हो, सिर्फ कुकुरबिटेशियस नहीं, हर वेजिटेबल के लिए यही रिकमेंड किया जाता है कि जो हार्वेस्टिंग टाइम हो या तो सुबह करिए या तो लेट में शाम को करिए। उससे होता क्या है कि सुबह करने से क्या होता है कि पौधे के अंदर और फ्रूट के अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, मीन्स पानी का कंटेंट मॉर्निंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा होता है। और अगर जैसे जैसे धूप खिलती जाती है, बढ़ती जाती है, टेम्परेचर रेज करता है, तो पौधा ट्रांसपिरेशन शुरू कर देता है, वाटर का कंटेंट पौधे में कम हो जाता है। तो जब उस समय आप किसी पौधे से फ्रूट को हार्वेस्ट करेंगे तो फ्रूट में ऑलरेडी वाटर का कंटेंट कम है, तो वो फ्रूट लंबे दिनों तक स्टोर भी नहीं हो सकता। तो इसीलिए हार्वेस्टिंग जो है वो मॉर्निंग में करिए या फिर एकदम लेट इवनिंग में करिए। तो ये इसका हार्वेस्टिंग का टाइम है। ईल्ड की बात की जाए तो बॉटल गार्ड की जो ईल्ड है वो वेरी करती है वैरायटी टू वैरायटी, है ना, वैरायटी टू वैरायटी, कुछ मतलब हाइब्रिड नॉन हाइब्रिड तो वेरी करती है, लेकिन फिर भी 150 to 220 क्विंटल पर हेक्टेयर तक ईल्ड जो है वो देखी गई है। और ज़्यादातर जो फ्रूट्स होते हैं बॉटल गार्ड में वो लेटरल शूट, मतलब जो साइड ब्रांचिंग होती हैं उनमें फ्लावर्स और फ्रूटिंग होती है। इसलिए हर हाल में जो मेन तना है बॉटल गार्ड का उसको जो है इनिशियल स्टेज में ही जो है प्रून कर देना चाहिए। जब पौधा 3-3.5 मीटर की हाइट का हो जाए मेन स्टेम, तो उसको पिंच कर दीजिए, तो लेटरल शूट्स प्रोड्यूस होती हैं और लेटरल शूट्स में फ्लावरिंग फ्रूटिंग ज़्यादा होती है। और क्योंकि बॉटल गार्ड में जो है मेल और फीमेल फ्लावर की भी प्रॉब्लम पाई जाती है कि शुरुआत के समय पर मेल फ्लावर ज़्यादा प्रोडक्शन होते हैं, फीमेल फ्लावर जो है वो कम जो है प्रोड्यूस होते हैं। तो फीमेल फ्लावर की संख्या बढ़ाने के लिए आप ग्रोथ रेगुलेटर का इस्तेमाल करिए, यानी बीज उगने के 2 से 4 पत्ती का जब पौधा हो जाए तभी ट्राईआइडोबेंजोइक एसिड का स्प्रे आप कर सकते हैं या इथरल का स्प्रे कर दीजिए, जिससे कि फीमेल फ्लावर का प्रोडक्शन बढ़े। और फीमेल फ्लावर का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो फ्रूट की ईल्ड भी ज़्यादा होती है। हार्वेस्टिंग के बाद पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग की बात आती है। तो पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग के लिए इतना ध्यान रखना कि जो हमारा फ्रूट हो वो यूनिफॉर्म शेप का हो, साइज़ का हो, टेंडरनेस हो, कलर उसका अट्रैक्टिव हो, तभी उसको मार्केट में अच्छा प्राइस जो है मिलता है। हाँ, किसी भी तरह के डैमेज्ड या रॉटेड पार्ट नहीं होना चाहिए, वरना वो उसकी मार्केट एक्सेप्टेबिलिटी को जो है वो कम कर देता है। और इसीलिए जो है इनिशियल स्टेज में ही अगर किसी तरह का डैमेज्ड फ्रूट है ना, किसी तरह का स्पॉट है या डिजीज्ड है, तो उसको वहाँ से सॉर्ट आउट कर दीजिए, मीन्स उसको बल्क फ्रूट से वो हटा दीजिए। और फिर जैसे ही आप ग्रेडिंग कर लेते हैं साइज़ वाइज, कलर वाइज, टेक्सचर वाइज, उसके बाद आप जो है फ्रूट्स को पैकिंग करते हैं बॉक्सेस में या गनी बैग्स में भी जो है इसकी पैकिंग करते हैं। उसके बाद इसको सिंपल जो है ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। और इसको स्टोर भी कर सकते हैं बॉटल गार्ड को कम से कम 2 वीक के लिए, 2 हफ्ते के लिए। इसको 10 डिग्री सेंटीग्रेड और 60 to 70% रिलेटिव ह्यूमिडिटी के मतलब स्टोरेज में इतना टेम्परेचर मेंटेन करके हम इसको लगभग 2 हफ्ते के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो ये जो है इस तरह से बॉटल गार्ड की जो है कल्टीवेशन प्रैक्टिस है और इसका पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है। बहुत टफ नहीं है, सिंपल, जैसे ही दूसरी कुकुरबिटेशियस वेजिटेबल्स हैं वैसे ही इसका कल्टीवेशन है। और आप सभी लोगों के यहाँ लगभग बॉटल गार्ड सभी लोग जो है अपने घर में कल्टीवेट करते हैं, भले 1 पौधा या 2 पौधा ही सही। तो काफ़ी आप लोग इसको समझते होंगे कि इसके कल्टीवेशन को कैसे किया जाता है। सिर्फ अगर कोई चीज़ डिफरेंट है तो वो ये है कि इसकी जो वाइन जो इसकी है, जो उसको ट्रेन कराने का तरीका है, वो बेहतर है कि उसको बोवर सिस्टम पर आप ट्रेन कराएं, पंडाल सिस्टम पर ट्रेन कराएं, ताकि फ्रूट की ईल्ड
और अच्छी क्वालिटी का फ्रूट प्रोड्यूस हो। और साथ ही साथ फीमेल फ्लावर प्रोडक्शन के लिए ग्रोथ रेगुलेटर का इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट क्रॉप हम लोग जो है वो बिटर गार्ड की डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।